कैन कैन प्रकार सरकार में बने रहना चाहते हैं, लेकिन देश किसी को माफ नहीं करता। वो जो इस्लाम को नहीं मानता है वो सबसे खराब है। तो इस तरह का जो बीजारोपण हो रहा है नए पौधे में, वो ठीक नहीं है। उसको देखना सरकार का जिम्मा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जनता भी आखिर अब विरोध करने का जो हिम्मत करने लगी है, तो विरोध तो ऐसे नहीं करेगी, फिर वोट पे करेगी ना। कोई भी चीज नहीं है जिसके आधार पर ये दावा कर सकें कि हमने देश को इस ऊंचाई पर लाने का काम किया है। इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, मांग किया था। तो उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। मैं तो उससे भी बड़ा चीज इसको देना चाहता हूँ। कमाना है पैसा ज्यादा और लोगों के बीच में ज्यादा बड़ा आदमी बनना है पैसे के मामले में, यही है। तो ये संस्कार कहाँ से आएगा? ये संस्कार आएगा शिक्षा से। हम लालू जी के जमाने की चर्चा नहीं करना चाहते, हम नीतीश बाबू की चर्चा करना चाहते हैं। लेकिन सनातन धर्म के नाम पर भी जो आज राजनीति कर रही है, गलत राजनीति लोग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि देश को गड्ढे में डाल रहे हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधीर कुमार। आई एम फ्रॉम इम्पैक्ट क्रॉनिकल। आज हमारे साथ समीर कुमार सिंह हैं। ये कांग्रेस के काफ़ी वेटरन लीडर हैं। मोर देन 45-40 इयर्स का इनका पॉलिटिकल करियर है। तो ये थर्ड जनरेशन है जो बिहार के लोगों को सर्व कर रहे हैं। अभी करंटली एक MLC है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और आज हम इनके बारे में इनसे जानेंगे, बिहार के बारे में, और क्या ये सोचते हैं बिहार के बारे में और बिहार कैसे उन्नति कर सकता है। वेलकम सर इम्पैक्ट क्रॉनिकल में। नमस्कार सर, आपसे हम समझ रहे, आप अपने बारे में थोड़ा बताइए सर, अपनी पॉलिटिकल करियर के बारे में बताइए। आपने ही मेरे परिचय में कहा कि हमारी तीसरी पीढ़ी है। तो हमारे दादा जब बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह जो प्रथम मुख्यमंत्री हुए बिहार के, वो आज़ादी की लड़ाई में क्रांतिकारी के रूप में संघर्षशील थे। उसी दौर में मुंगेर जिले में ही हवेली खड़गपुर जो इलाका हमारा है, वहाँ हमारे दादा बनारसी प्रसाद सिंह फ्रीडम मूवमेंट में बहुत ही नामी गिरामी स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे, लेकिन वो भी क्रांतिकारी विचारधारा के थे। बिहार केसरी श्री बाबू गांधी जी की विचारधारा से जो सत्य अहिंसा का मार्ग था, उस पर चल के आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे और हम सफल होंगे, ये गांधी जी का जो संदेश था, इससे वो सहमत नहीं थे। बाद के दिनों में जब श्री बाबू डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन हुए, तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से जब वो हटे तो मेरे दादा चेयरमैन हो गए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड मुंगेर के। और श्री बाबू जब चीफ मिनिस्टर हुए और नेहरू जी जब प्रधानमंत्री होने से पहले जब चुनाव हो रहा था 1952 में लोकसभा का, तो उनका संदेश था कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र से बनारसी प्रसाद सिंह जैसे लोगों को उम्मीदवार होना चाहिए और सांसद होना चाहिए। तो नेहरू जी की भावना के अनुरूप श्री बाबू ने बनारसी बाबू को, मेरे दादा को मैदान में उतारा और भारी बहुमत से, बल्कि कहिए कि महाराजा गिद्धौर को मेरे दादाजी ने भारी वोटों से हराया, कुमारी कालिका सिंह को, और सांसद हुए। फिर 52 के बाद 57 में भी सांसद हुए, 62 में भी सांसद हुए, लेकिन 64 में वो बीमार पड़े और सांसद के रूप में ही उनकी मृत्यु हो गई। तो प्रधान संपादक के रूप में मेरे पिताजी की नियुक्ति हुई। तो संपादक के रूप में उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि नवशक्ति का नाम पूरे देश स्तर पर छा गया और उनकी लोकप्रियता हुई। लेकिन बाद में वो चले गए, अध्यापक के रूप में काम करने लगे। लेकिन दादा के देहांत के बाद मेरे पिताजी पर दबाव हुआ कि वो नौकरी से रिजाइन करें और बनारसी बाबू की जगह पर चुनाव लड़ें। रिजाइन तो कर दिया, चुनाव की भी हो गया कि राजेंद्र प्रसाद सिंह जो बनारसी बाबू के पुत्र हैं चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अब खुलकर मैं नहीं बोल सकता हूं, लेकिन एक व्यवसायी को उनके स्थान पर पार्टी का सिंबल मिल गया, जिसके रिएक्शन में कांग्रेस की पराजय हो गई। जिस समय कि कांग्रेस का पराजय बड़ा कठिन होता था। मधुलमिया आए और मधुलमिया ने मेरे गांव से ही एक चुनावी रणनीति के तहत मेरे गांव से ही शुरू किया और मेरी दादी का चरण छू के मधुलमिया ने प्रचार शुरू कर दिया और उनको बिना मांगे वोट मिल गया। रिएक्शन था कि राजेंद्र प्रसाद सिंह को टिकट क्यों नहीं मिला। लेकिन हम लोग जो है, हमारा परिवार, इवन हमारे पिताजी मजबूती से नेहरू परिवार के साथ, कांग्रेस परिवार के साथ खड़े रहे। लेकिन जनता को ये कबूल नहीं था, इसीलिए मधुलमिया पहली बार मुंगेर से सांसद हो गए। तो हम लोग का परवरिश जो है इसी वातावरण में हुआ और उसका असर मेरे जीवन पर भी हुआ। और एक होता है कि खून में जो सेवा की भावना थी, हम लोग सत्ता हासिल करने के लिए नहीं कांग्रेस में हैं, हम लोग सेवा के भाव से कांग्रेस में हैं और आज भी वही कर रहे हैं। और सिद्धांत की राजनीति करने के चलते कहीं कहीं पर हम लोग को
नुकसान भी होता है, लेकिन उसकी परवाह बगैर किए हुए आज हम कांग्रेस का जो मूल सिद्धांत है, जो गांधी नेहरू का मार्ग है, उसी पर चलने का प्रयास करते हैं। और जो राहुल गांधी जी ने हम पर विश्वास करके 2020 में, उसके पहले उन्होंने हमको बिहार कांग्रेस का 2018 में राहुल जी ने बुला करके बात करके कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। वो कुछ बड़ा बेहतर भी देना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश नहीं संभव हुआ होगा। राजनीति में बहुत सारी परिस्थिति होती है। उसके पहले भी 2008 में ही हम बिहार के कार्यकारी अध्यक्ष हो गए थे। तो 2008 में भी रहे, 2018 में भी रहे, और कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हमने किसी कांग्रेस नेता से बेहतर काम किया पार्टी के लिए। और आज भी हमारे अंदर कोई भी पद हो जाएगा, कोई अहंकार नहीं, एक साधारण आदमी की तरह, एक आम आदमी की तरह जीवन जीते हैं। राहुल गांधी के बारे में हमारी स्पष्ट राय है कि राहुल गांधी आज देश में जितने भी नेता हैं सब में ईमानदार हैं, सब में स्पष्ट वक्ता हैं, और किसी भी परिस्थिति से वो घबराने वाले नहीं हैं। आज देश में जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गंदगी हैं, जितनी भी भ्रष्टाचार हैं, हिम्मत के साथ अगर कोई उजागर करने का हिम्मत करता है तो वो राहुल गांधी जी हैं। ये हमारी सोच है, और इसी कारण से राहुल गांधी जी को हम लोग चाहते हैं कि मजबूती दें, ताकत दें, और एक दिन वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हमारे देश का नेतृत्व करें। सर, जैसा आपने बोला कि आपकी 3 पीढ़ियां आज़ादी के समय से बिहार प्रदेश की सेवा कर रही है, बट अभी भी सर आप जैसा जानते हैं कि हमारा जो राज्य है वो सबसे पिछड़ा राज्य है। हमारे प्रदेश का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ सर? हमारे सर्टन एक टाइम के बाद क्राइम्स रेट देखा हमने बढ़ा है, एजुकेशंस में काफ़ी पीछे हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी पीछे हुआ। इसका क्या रीज़न है सर आपके अनुसार? इसका रीज़न है कि हम अपनी खामी को भी आपके पास रखना चाहते हैं कि श्री बाबू ही एकमात्र नेता हमारे यहाँ हुए जो पूरा कार्यकाल पूरा कर सके। तो जब वो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बड़े बड़े कारखाने लगाए, बरौनी रिफाइनरी लगाया, फर्टिलाइज़र का कारखाना लगाया, बड़े बड़े डैम बनाए, तिलैया डैम से लेके बहुत सारा सिंचाई का प्रबंध उन्होंने किया। ये श्री बाबू का देन है। तो श्री बाबू के दौर में जो विकास हुआ, या श्री बाबू को जो तुरंत आज़ादी मिली थी, और उन्होंने जो एक कार्यकर्ता के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में जो जनता को ये संदेश दिया था, और जो उन्होंने पीड़ित जनता का अनुभव किया था, उसके आधार पर उन्होंने शासन चलाना शुरू किया। सर, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आज इस प्रदेश का है, जो लीडर्स ने 75 ईयर से जो रूल किया है, जो भी लीडर्स ने, चाहे स्टार्टिंग में कांग्रेस का राज हो, उसके बाद आरजेडी आया, उसके बाद जेडीयू आया, फिर बीजेपी आया, सभी पार्टियों ने बिहार को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया, लोगों को एज ए वोट बैंक इस्तेमाल किया, लेकिन स्टेट का प्रोग्रेस नहीं हुआ। अभी भी हम स्टेट में सबसे पीछे हैं। दूसरा बात, जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है माइग्रेशन का इफेक्ट। अगर आप मेरे बारे में जानते हैं तो मैं बचपन से इस स्टेट से बाहर रहा, कभी एजुकेशन को लेके, कभी जॉब को लेके, कभी हेल्थ केयर को लेके। हमें बिहार स्टेट में क्यों नहीं अच्छी रोजगार, अच्छा शिक्षा, अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल पाता है? और अगर आने वाले इस चुनाव में कांग्रेस अगर आरजेडी के साथ अलायंस में आती है तो इसके लिए क्या करेगी और क्या करना चाहिए? माइग्रेशन रोकने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, अभी चुनावी वर्ष है, तो एनडीए सरकार की तरफ से बहुत सारे घोषणाएं किए जा रहे हैं, बहुत सारे तोहफे दिए जा रहे हैं। लेकिन नीतीश बाबू की सरकार जब बनी थी 5 साल पहले, उसके पहले भी बनी, उसके पहले भी बनी, लेकिन 5 साल पहले जो बनी, तो फिर ये सब योजना जो आज लागू कर रहे हैं उस समय क्यों नहीं किए? ये बार बार बताते हैं कि लालू जी का राज था, जंगल राज था। तो ठीक है, जंगल राज से निजात पा करके आपको लोगों ने सत्ता सौंप दिया। तो आपने शुरुआती दिनों में जो 2005 से 2010 का दौर था, हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार ने प्रशंसनीय काम किया। किस मामले में? विकास के मामले में नहीं। जो एक लॉ एंड ऑर्डर को सुधारने का काम किया, और जो सड़क गड्ढा हो गया था उसको उन्होंने भरने का काम किया। तो एक संदेश गया कि नीतीश कुमार विकास चाहते हैं और बिहार में बदलाव आएगा। लेकिन जब धीरे 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 वो सत्ता में जब मदांध हो गए और ऐसे ऐसे चाटुकारों से घिर गए जिसको विकास से कोई लेना देना नहीं था। कई मंत्री हैं, आज देख रहे हैं कि आप अरबों रुपया
और किसी का 200 करोड़, किसी का 400 करोड़ संपत्ति का उजागर किया जा रहा है। तो यही देखिए कि उनके इर्द गिर्द के लोगों ने सिर्फ पैसा पर ध्यान दिया, कमाने पर, लूटने का काम किया। बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं रह गया। आखिर हम लालू जी के जमाने की चर्चा नहीं करना चाहते हैं, हम नीतीश बाबू की चर्चा करना चाहते हैं कि पूरे भारत में लास्ट 20 साल से वही वही कर रहे हैं। हाँ, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ, और अभी भी अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बिहार के लोगों को यहाँ पे रोजगार मिल नहीं पाता है। अभी तो मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे सर कि अगर आपकी अगली सरकार, आप जो आरजेडी के साथ अलायंस में बिहार गवर्नमेंट में लड़ रहे हैं, ये जो इलेक्शन है अभी, अगर आपकी सरकार आती है तो आप क्या करेंगे? कैसे आप आरजेडी के साथ मिलकर आगे बिहार प्रोग्रेस के रास्ते पे लेके जाएंगे, एम्प्लॉयमेंट देंगे? यहाँ पर हम लोगों ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। शिक्षा पर नीतीश बाबू ध्यान देने के बहाने क्या किए कि लड़कियों को पोशाक देना शुरू किए, मिड डे भोजन शुरू किए, साइकिल देना शुरू किए। उसके बाद धीरे धीरे सारा साइकिल पंचर होकर सबके घर में चला। फिर कुछ व्यवस्था नहीं है। फिर वही मिड डे भोजन में आपको पता चला होगा कि भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। साइकिल के नाम पर जो है सो उसमें भी करप्शन आ गया। तो शुरुआती दौर में एक झलक दिखाई दिया था। हम लोगों को भी उम्मीद बढ़ी थी कि नीतीश बाबू लगता है कि बिहार को पटरी पर ले आएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन ऐसे कॉकस से उघिर गए, वो अपने बेईमान नहीं हैं। लेकिन कोई उनके इर्द गिर्द ऐसा मंत्री एक भी आप बता दीजिए जिसको हम कह सकें शान से कि ये बिहार का ईमानदार नेता है, ईमानदार मंत्री है। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। करप्ट व्यक्तियों के बीच में वो कैसा शासन दे सकते हैं? तो उनको भी लोग गुमराह करता है। और थोड़ा सा अभी तो स्थिति उनकी है कि थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका ठीक नहीं रहता है, तो उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं। तो हमारा ये कहने का मतलब है कि शैक्षणिक वातावरण विश्वविद्यालय में अब एक ही देखिएगा, जिस जात का वीसी है उसी जात का रजिस्ट्रार है, उसी जात का असिस्टेंट रजिस्ट्रार है। और खुल करके पढ़ाई का वातावरण नहीं, कैसे उस जाति के लोग को बहाली किया जाए, कैसे उसका नहीं कुछ तो चपरासी में बहाल कर लो। तो इससे शिक्षा जगत में सुधार होने वाला है। ये तो डिक्लाइन होगा सर। डिक्लाइन हो गया, होगा नहीं। वो यूनिवर्सिटी खत्म हो गया, वो अब सरकार के हाथ में नहीं है, एक करप्शन का अड्डा बन गया है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम कैमरे में आपके सामने नहीं बोल सकते हैं। वो करप्शन का विश्वविद्यालय अड्डा है। हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, पटना विश्वविद्यालय का 100 वर्ष हुआ था, तो नीतीश बाबू ने कहा था कि इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए, मांग किया था। तो उन्होंने कहा कि नीतीश बाबू आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, ग्लोबल यूनिवर्सिटी। मैं तो उससे भी बड़ा चीज इसको देना चाहता हूँ। और सच्ची बात है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी और उससे बड़ा बनाने की बात है। आज तक पटना विश्वविद्यालय का मकान ढह रहा है, साइंस लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल का कोई सामान नहीं है, कोई कमरा जो है सो अच्छा नहीं है। तो जो विश्वविद्यालय में शान से लोग पढ़ते थे, वो विश्वविद्यालय आज खंडहर में लगातार तब्दील हो रहा है। तो प्रधानमंत्री जी ने कुछ नहीं किया। आज प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी को विकास के बारे में पूछने का कहाँ से सवाल है? कोई चेहरा उनके पास नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने पिछले ही लोकसभा में, चंपारण के सभा में, उन्होंने कहा कि मैं जब अगली बार चुनाव में आऊंगा आपके बीच में तो मैं गुड़ की चाय पीऊंगा। मतलब कि जितने भी ईख के कारखाने हैं, गुड़ बनाने का जो है, चीनी मिल है, उसको स्टार्ट करूंगा, सब स्टार्ट करूंगा। अभी तो उन्होंने सर लैंड भी बेच दिया है। तो आज जो स्थिति है कि कुछ वो नहीं कर रहे हैं। और लैंड बेचने की बात है, जब हवाई अड्डा ही बेच रहे हैं, रेल स्टेशन बेच रहे हैं, होटल ताज बेच रहे हैं, तो जो भी सरकारी चीज था, वो लगता था आम जनता को, जब सरकार का चीज रहता है तो देशवासियों को लगता है कि मेरा है, हम सबों का है। लेकिन जब वो निजी हाथों में चला गया तो अब वो हमारा नहीं रहा। तो देश को धीरे धीरे पूंजीपतियों के हाथ में मोदी जी सौंप रहे हैं, और जिसका नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इनके पास वोट मांगने का कोई भी चीज नहीं है जिसके आधार पर ये दावा कर सकें कि हमने देश को इस ऊंचाई पर लाने का काम किया है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे देश से ब्रेन ड्रेन, हमारे देश के जो अच्छे लोग हैं, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो अब बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली इस कंट्री में वो सेफ और सिक्योर नहीं महसूस कर रहे हैं। सेम हमारे बिहार के लिए है। बिहार से जो अच्छे टैलेंट है, जो अच्छे स्किलफुल लोग हैं, वो अक्रॉस इंडिया जा रहे हैं काम करने के लिए। माइग्रेशन दोनों लेवल पे हो रहा है, एक स्किलफुल लोगों का, इंटेलेक्चुअल लोगों का, एक जो लेबर क्लास है वो भी माइग्रेंट हो रहा है काम करने के लिए। मेरा ये समझना है कि अगर नेक्स्ट सरकार आपकी बनती है या नेक्स्ट सरकार बनाने में आपकी कांग्रेस की अहम भूमिका होती है,
तो आप ब्रेन ड्रेन को कैसे रोकना चाहेंगे, जो कि हमारा राज्य सबसे पीछे है, उसको आगे आने में काम हेल्पफुल होगा? जो सवाल आपने किया है, मैं उसका बहुत बड़ा समर्थक हूँ, क्योंकि मुझे तब ग्लानि महसूस होती है कि हमारे देश में पढ़ करके डॉक्टर, इंजीनियर हमारे देश की सेवा नहीं करता है, बल्कि दूसरे देश में जाकर के सेवा करता है। उसके पीछे क्या है कि जो देश के प्रति, समाज के प्रति जो जवाबदेही हमारी होनी चाहिए, तो कर्तव्य बोध हमको नहीं है। हम समझते हैं कि हमारा जो जन्म हुआ है परिवार को विकसित करने का और अमेरिका, इंग्लैंड में जाके मकान बनाने का, कि हम तो अमेरिका में मकान बना लिया। लेकिन हम समझते हैं कि ये शर्म की बात है। गौरव तब होगा जबकि आप विदेश में जाइए और भी बड़ा शिक्षा लीजिए, जो यहाँ संभव नहीं है। लेकिन शिक्षा ले करके आप अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप की सेवा नहीं कीजिए, आप भारत में लौट करके। लेकिन क्या है कि हमको इंडिया से ज़्यादा पैसा मिलता है, मतलब कि देश महत्वपूर्ण नहीं है आपके सामने। आपको कमाना है पैसा ज़्यादा और लोगों के बीच में ज़्यादा बड़ा आदमी बनना है पैसे के मामले में, यही है। तो ये संस्कार कहाँ से आएगा? ये संस्कार आएगा शिक्षा से। तो शिक्षा में ऐसा कोई वातावरण बनाने की कोशिश नहीं की गई नई पीढ़ी में, जिससे कि वो राष्ट्रवाद के तरफ उसका झुकाव हो। आज राष्ट्रवाद को क्या कह रहा है? जो धर्म, जो हिंदुत्व है वही राष्ट्रवाद है, यही फैलाया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि देश की आज़ादी की लड़ाई में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़े थे। आज हम कहें कि नहीं, सो हम अब हिंदू हिंदू करें, हम तो हिंदू हैं, हम तो सनातन धर्म है, अभी भी पूजा करके उठे हैं। हमको नहीं है भगवान राम से प्रेम। नहीं, देश को अगर आगे ले जाना है तो सारे धर्मों को साथ लेके जाना होगा। और आप जो कहते हैं कि देश के प्रति समर्पण, निष्ठा का जो अभाव है, यहाँ पर आज भी एक से एक बड़े मेधावी छात्र निकल के सामने आते हैं। जो आलू बेचने वाले का बेटा भी आज IAS हो रहा है, तो मेधा की कमी तो नहीं है। लेकिन वो मेधा जब बड़ा इंजीनियर बनता है, ITN बन के निकलता है, तो अमेरिका की तरफ रास्ता करता है। मैं कहता हूं कि आप विशेष शिक्षा के लिए जाइए। तो ये जो नई पीढ़ी में गिरावट का दौर चल रहा है, ये बहुत बड़ा, हम समझिए कि ये, हम इमोशनल बात कर रहे हैं आपसे, कि ये नहीं होना चाहिए। सर, एक और सवाल है, जैसे आप बोले कि हम सनातन धर्म से हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि राष्ट्र हमारे लिए सबसे ऊपर है, सबसे और ऊपर, धर्म बाद में। बिल्कुल। लेकिन जब मैं इंटरव्यू करता हूं या लोगों से मिलता हूं, एक जैसे जो मुस्लिम्स कम्युनिटी है, जहां तक मैं उनसे बात करता हूं, मुझे ये प्रेरित होता है या लोगों से भी जानकारी मिलती है कि उनके लिए सबसे ऊपर धर्म है, राष्ट्र बाद में। आपका इसके ऊपर क्या सोच है? देखिए, उसमें भी दो तरह के लोग हैं। जिसको मौलवी ने मदरसा में गलत दे दिया, हमने कहा क्या शिक्षा, तो शिक्षा उनको जो मदरसा में है, मदरसा में मेरी समझ से हम मदरसा के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कुछ मौलवी लोग जिसके भी प्रभाव में वो गलत शिक्षा दे रहे हैं। और बच्चों को हमने देखा है कई वीडियो पढ़ाने के क्रम में कि वो जो इस्लाम को नहीं मानता है वो सबसे खराब है। तो इस तरह का जो बीजारोपण हो रहा है नए पौध में, वो ठीक नहीं है। उसको देखना सरकार का जिम्मा है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग की पूरी दुनिया में यही विशेषता है कि सभी धर्म के लोग यहाँ इज्जत के साथ रहते हैं। तो क्या सर, उनके माइंडसेट को बदलने के लिए, जैसे स्कूलिंग, बचपन में स्कूलिंग सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एक बच्चे को माइंडसेट के लिए, क्या तो मदरसे के भी एक सिलेबस होना चाहिए, या मदरसे को मर्ज करना चाहिए? मेन हमने आसाम में देखा सर, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने मदरसे को क्लोज करके और उन्होंने सबसे रिक्वेस्ट किया कि आप नॉर्मल स्कूल में अपने बच्चों को शिक्षा दो, और मदरसे को बंद कर दो, ताकि डिफरेंशिएट नहीं हो, राइट? मतलब अंतर नहीं हो। अगर हम बचपन से बच्चों को एक साथ पढ़ाएंगे, सारे जाति धर्मों के लोगों को एक साथ पढ़ाएंगे, तो उनको ओवरऑल देश के प्रति प्यार भी बढ़ेगा और इस देश में सेवा करने का अवसर भी मिलेगा। बिहार में अभी हमने कुछ दिन पहले धरना स्थल पे जाकर लोगों को कवर किया। मदरसे के टीचर को डिमांड था कि हमें वो पर्क्स और बेनिफिट नहीं मिल पाता है। मैंने उनसे यही किया कि आप मेन स्ट्रीम लाइन में मर्ज हो, आप मदरसे अलग से क्यों चला रहे हो? अगर आप शिक्षा ही दे रहे हो, वहां पे देश प्रेम ही दिखा रहे हो, आप देश भक्ति ही बता रहे हो उनको, तो मेन स्कूल में हम लोगों के साथ बैठाओ उनको, हम लोगों को पढ़ाओ। और अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना है तो सरकारी गवर्नमेंट स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करवाओ। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अभी इस्लाम धर्म को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं हमारे समाज में हैं, जिनका बच्चा मदरसा में नहीं पढ़ता है, बिकॉज वो लोग उनको भी ये समझ है कि वहाँ गड़बड़ होता है।
तो आपने जो कहा कि असम नहीं पूरे देश में शैक्षणिक संस्थान किसी जाति धर्म के लिए नहीं होना चाहिए। शैक्षणिक संस्थान में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबके बच्चे पढ़ेंगे और वहाँ ऐसी शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए सिलेबस में ताकि एक दूसरे के धर्म के प्रति नफरत का भाव नहीं हो, बल्कि ऐसी सीख हम लोगों को देनी है स्कूल में, बच्चों में। स्कूल में जो आप दीजिएगा वही आगे रहेगा। तो वो जो है सो हमको बताना है, चाहे इस्लाम का भी हो चाहे सबका हो। तो उर्दू के भी शिक्षक रहेंगे स्कूल में, वो भी समझाएंगे इस्लाम धर्म के मानने वाले को कि हमको दूसरे धर्म का सम्मान करना चाहिए। हम लोग सनातन धर्म में देखिए, जब शाम में आप ध्यान देते होंगे ठाकुरबाड़ी में जब आरती होती है तो उस समय जो हमारे पुजारी होते हैं वो कहते हैं कि विश्व का कल्याण हो, कभी नहीं कहते हैं कि भारतवर्ष का कल्याण हो। वो कहते हैं कि सभी धर्म की जय हो, कभी नहीं कहते हैं कि सनातन धर्म की जय हो। वो कहते हैं कि सभी धर्म की जय हो, मतलब हिंदू मुसलमान जो भी लोग हैं सबकी जय हो। तो ये सनातन धर्म में ये प्रावधान है। लेकिन सनातन धर्म के नाम पर भी जो आज राजनीति कर रही है, गलत राजनीति लोग कर रहे हैं, हम समझते हैं कि देश को गड्ढे में डाल रहे हैं, देश की गौरवमय परंपरा के साथ विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए इस बात नहीं होना चाहिए। और हम ये कह रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपस में दुर्भावना है उसको हम शिक्षा जगत में सुधार ला करके एक अच्छा सिलेबस दे करके हम लोग कर सकते हैं। और मैं तो, आपने ठीक कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए एक जैसा शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए भारतवर्ष में। सर बट इसका मेन जो आप इल्जाम बोल दिए, लाछन बोल दीजिए, ये कांग्रेस एंड कांग्रेस से एसोसिएटेड पार्टीज के ऊपर लगती है कि वो हमेशा मुस्लिम कम्युनिटी को एज ए वोट बैंक यूज करती है और उनको फेवर देती है। कभी भी आरजेडी ने ये नहीं ट्राई किया कि मदरसे की जगह उनके बच्चों को मेन स्ट्रीम के स्कूल में लाया जाए। इस पे आप क्या करना चाहेंगे? क्योंकि ये बीजेपी का भी है और हमें भी दिखता है कि कांग्रेस का एक मेजॉरिटी ऑफ वोट बैंक जो है वो मुस्लिम्स है। मुस्लिम्स कभी भी भारतीय जनता पार्टी या दूसरे पार्टीज को नहीं देते हैं, वो भी सेफ एंड सिक्योर महसूस करते हैं कांग्रेस के साथ। लेकिन कांग्रेस के लिए तो सबसे ऊपर देश है, देश के लिए उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई की, शहीद हुए, तो उनको मर्ज करने का ट्राई क्यों नहीं करते हैं? वो जब तक हम एक साथ बैठेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, एक साथ मानसिकता नहीं शेयर करेंगे, तब तक देश का विकास कैसे होगा सर? क्या कांग्रेस इस पे काम करेगी आने वाले टाइम? यही बात तो है। भारतीय जनता पार्टी नारा देती है सबका साथ सबका विकास, लेकिन व्यवहार में कभी नहीं देखा जाता है कि हिंदू और मुसलमान के साथ समानता का भाव रखती है। कांग्रेस के अंदर ये भावना होती अगर तुष्टीकरण की, तो फिर दिखलाई पड़ता। हमको इस बात से सहमत हम हैं कि हमको मुसलमान की भी रक्षा करने की जवाबदेही हमारी है। सारे धर्मों की है। तो वो लोग चूंकि अलग भाव रखते हैं और मुसलमान को समाज से जो उसको मिलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वो नहीं मिल पाता है, तो स्वाभाविक है जिस हम लोग हिंदू मुस्लिम जिस भावना से आज़ादी की लड़ाई लड़े थे, तो गांधी जी के बगल में मौलाना आज़ाद भी थे, उनकी भी भूमिका थी। नेहरू जी भी थे, सारे धर्म के लोग थे। सरदार भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी भी थे। तो उस समय तो ये नहीं था कि हम हिंदू को अलग, मुसलमान को अलग, इसको समाज में बांटेंगे। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआती दौर से, चूंकि उनकी कोई पूंजी, राजनीतिक पूंजी नहीं थी, तो धीरे धीरे हिंदुत्व की भावना को समेटने का काम किया। हिंदू भावना को एंटी कांग्रेस कि हिंदू लोग तुष्टीकरण मुसलमान का करती है कांग्रेस पार्टी और हिंदू लोगों के खिलाफ है, ये है, एक भावना धीरे धीरे भरते भरते 2 सीट से 200 पर पहुंच गई, 400। आज मेजॉरिटी में सरकार है, आज सरकार है, भी मैनिपुलेट करते हैं वो लोग। आपने देखा कि राहुल गांधी जी ने तो साबित किया कि किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में वोट की चोरी की। तो ये काम वो कर रहे हैं और वो एन कैन प्रकार सरकार में बने रहना चाहते हैं, लेकिन देश किसी को माफ नहीं करता है। जिस तरह से मोदी जी तानाशाही रुख पर कायम हैं, तो हम समझते हैं कि वो धीरे धीरे जनता आप समझ रही है। सर एक और सवाल है, जैसे कांग्रेस, आपने बोला कि आपके खुद ये आप तीसरा जनरेशन है इस प्रदेश को सर्व करने में। कांग्रेस स्टार्टिंग से है, फिर भी आज के डेट में
कांग्रेस आरजेडी का बोला जाता है पिछलगुआ पार्टी है, क्यों सर? क्यों यहाँ का संगठन स्ट्रांग नहीं है? क्या कांग्रेस अपने दम पे 243 सीट्स नहीं लड़ सकती? क्या कांग्रेस एक डेवलपमेंट का विजन नहीं रख सकती? क्यों हमेशा कांग्रेस को बिहार में आरजेडी का सपोर्ट लेना पड़ता है? क्या ये मजबूरी है? और ये मजबूरी है तो क्या ये मजबूरी है या एक तरह से डेवलपमेंट का अलायंस है? और दोनों के केस में ओवरऑल बिहार की जनता को क्या फायदा है? देखिए, फायदा यही है कि हम सत्ता के लिए अलायंस नहीं किए हुए हैं। इस भ्रम को निकाल दीजिए कि कांग्रेस पार्टी ने या राहुल गांधी जी ने आरजेडी के साथ कोई सत्ता पाने की चाहत के तहत समझौता कर लिया है। नहीं, हमको लगता है कि जो देश में व्यवस्था चल रही है और जिस तरह से हिंदुत्व कार्ड खेला जा रहा है राजनीति के लिए, आखिर कोई तो कोई जो हमारी जवाबदेही है कि हम सभी जाति धर्म के लोगों को लेकर के चले हैं आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक। कांग्रेस पार्टी का तो इसी के लिए इज्जत है पूरे दुनिया में। तो हम तो एक सिद्धांत हमारा है कि हम सेकुलर रहेंगे। तो सेकुलर बनने के क्रम में जो पार्टी है, अगर हमको सत्ता में आना होता तो फिर हम इस तरह की बात नहीं करते, फिर हम अपना लुभावना नारा देते या जिससे हमारा वोट बढ़ता। लेकिन हम वोट बढ़ने का परवाह बगैर किए हुए हम देश में जो धर्मनिरपेक्षता कायम रहे, इसके लिए हम लोग लालू जी के साथ, अखिलेश सिंह के साथ हम लोगों ने समझौता किया है। हम ये भी भूल गए कि उनका राजनीतिक चरित्र कैसा है, अलायंस बनाया, हमारा कैसा है। स्वाभाविक है कि उनके राजनीतिक चरित्र में, उनकी कार्यशैली में, हमारे कार्यशैली में फर्क है। लेकिन एक चीज कॉमन है कि वो भी सेकुलर हैं, वो भी हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते हैं, सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं और हम भी यही चाहते हैं। तो इस क्रम में हमको लालू जी से दोस्ती करनी पड़ी है। और ऐसे भी जो सेकुलर फोर्स हैं, वाम मोर्चा वगैरह हैं, ये लोग भी धर्म की राजनीति नहीं करते हैं। तो इसलिए हम लोग सत्ता के लिए महागठबंधन ही बनाया है। हम लोग विचारधारा के बेसिस पर बनाया है। और हम लोग का ये मकसद नहीं है कि बिहार में हमको कब्जा करना है। बिहार में धर्मनिरपेक्षता का माहौल बनाए रखना है। जो लोग धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं उनको कमजोर करना है और भाईचारे का माहौल पूरे प्रदेश में स्थापित करना है। मकसद हमारा यहाँ है। लेकिन चूंकि राजनीति में हर बात सत्ता के लिए होती है, तो हमको भी लोग उसी श्रेणी में देखते हैं कि ये भी सत्ता के लिए गठबंधन किए हैं। हम लोग सत्ता के लिए गठबंधन, आप एक सवाल हम आप ही से करते हैं कि अगर हमारे नेता राहुल गांधी जी सत्ता लोलुप होते या प्रधानमंत्री बनना चाहते तो 2 बार अवसर आया था। सोनिया जी जब नहीं बनी तो राहुल गांधी जी को बनाया जा सकता था, मनमोहन सिंह जी को बनाया गया, एक ईमानदार व्यक्ति को बनाया गया। लेकिन मनमोहन सिंह जी का बड़प्पन देखिए, जब दूसरा यूपीए की सरकार बनी तो उस समय उन्होंने कहा कि राहुल जी अब आपको संभाल लेना चाहिए। और उस समय तो कोई दिक्कत नहीं थी प्रधानमंत्री बनने में, पूर्ण बहुमत में थे हम लोग। तो राहुल गांधी जी को अगर सत्ता प्रिय होता तो प्रधानमंत्री तो उसी समय बन जाते। इसलिए प्रधानमंत्री बना राहुल गांधी जी को धीरे धीरे अब देश समझ रहा है। राहुल गांधी हर आदमी से जुड़ना चाहता है, हर गरीब, किसान, मजदूर, सबकी भावनाओं के अनुरूप समाज में बदलाव चाहते हैं वो। सर, राहुल गांधी ने सबसे बड़ा मुद्दा अभी रिसेंटली उठाया, वोटर अधिकार यात्रा। हाँ, हर एक इंसान एक वोट का अधिकार। आपको लगता है कि सर सही में वोट चोरी हो रहा है? नहीं, वोट चोरी तो उन्होंने तो साबित कर दिया, फिर उसको झूठा साबित करें ना लोग। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, हाँ बताया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया और बजाबते सोशल मीडिया पर भी उन्होंने समझाने का कोशिश किया कि देखो वोट की चोरी इस तरह से हुई है। तो फिर क्यों नहीं चुनाव आयोग ने या भारतीय जनता पार्टी ने क्यों जवाब नहीं दिया कि राहुल गांधी जी गलत बोल रहे हैं? राहुल गांधी जी एकमात्र नेता है इस देश में जो सच को सच और झूठ को झूठ कहने का हिम्मत रखते हैं, पार्लियामेंट में और पार्लियामेंट के बाहर भी। हर कोई समझौता कर ले सकता है, लेकिन राहुल गांधी जी गलत के साथ समझौता नहीं कर सकता है। वो आदमी गिरफ्तारी दे दिया, जेल चला गया, पार्लियामेंट की सदस्यता उनकी खत्म कर दी गई। इससे भी तानाशाही प्रवृत्ति हो सकता है मोदी जी का क्या? सर, तो इसका सोल्यूशन क्या है? आज भी मैं फाइनल वोटर लिस्ट डाउनलोड किया हूं, उसमें एड्रेसेस कंप्लीट नहीं है, किसी के फोटोग्राफ नहीं है, एक भी फोटोग्राफ नहीं है। जो एड्रेसेस हैं उसके बस एक नंबर दे दिया गया है और पता नहीं चल पा रहा है, वेरीफाइबल नहीं है, उसमें सर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप जितने भी आवाज उठा रहे हैं, मुद्दे को उठा रहे हैं, मिस्टर जो इलेक्शन कमिश्नर है मिस्टर गाइनेश कुमार, वो आपकी बातों को वैल्यू नहीं दे रहे हैं, वो उनको नहीं वैल्यू दे रहे हैं। लेकिन आज देखिए कि आपने तो वोटर लिस्ट में आज भी छेड़छाड़ कर दिया, गड़बड़ी कर दिया,
लेकिन आप देखते होंगे कि जितने मंत्री लोग हैं सबके क्षेत्र में, अभी हमारे पास आई है अमरपुर विधानसभा क्षेत्र है बांका में, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं मंत्री हैं जयंत कुमार, उनके खिलाफ जो है सो हंगामा किया लोगों ने, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी ने जो लोग हंगामा किया, विरोध किया, उस पर केस कर दिया। तो सवाल है कि ये लोग जो हैं सो तानाशाह प्रवृत्ति के हैं, लेकिन जनता भी आखिर अब विरोध करने का जो हिम्मत करने लगी है, तो विरोध तो ऐसे नहीं करेगी, फिर वोट में करेगी ना, तो उखाड़ेगी। अभी जनता के अंदर हिम्मत हुआ, इन लोगों ने शासन के बल पर, जनता को पता चला है और जनता ने जब महसूस किया है, आप समझिए कि मुखिया, सरपंच, वार्ड आयुक्त सबको बीडीओ सीओ बुला के कहते हैं कि आप अपने पंचायत में अपने बूथ पर कितना वोट दिलाइएगा। ये काम चल रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो जनता जिस तरह से विद्रोह पर उतर आई है, अफसर लोग भी अब भयभीत होने लगे हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन लोकसभा चुनाव आते आते आपको ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो जाएगा और माहौल बना है। अभी देखिए ना, एक से एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, मंत्री सबके खिलाफ उजागर हो रहा है।